हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर का थर्ड पार्ट। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्जिकल मेथड्स के बारे में और फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। इससे पहले जो सेकंड पार्ट था उसमें मैं आपको बताई कि नेचुरल मेथड्स के बारे में और मैकेनिकल मेथड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल मेथड्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एमनियोटोमी। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देखते हैं सर्जिकल मेथड्स में स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन मैकेनिकली डायलेट द सर्विक्स विच रिलीज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड द मेम्ब्रेन आर स्ट्रैप्ड बाय द इंसर्टिंग द एग्जामिनेशन फिंगर थ्रू द इंटरनल ओएस एंड मूविंग इट इन ए सर्कुलर डायरेक्शन टू डिटैच द इंटीरियर पोल ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, तो स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट मतलब कि यूट्रस का जो लोअर पार्ट है उसमें जो एमनोटिक मेम्ब्रेन है उसको डिटैच किया जाता है यूट्रस के वॉल से। ठीक है, तो इसमें ये एक मैकेनिकली मेथड है। इसमें सर्विक्स में फिंगर को इंसर्ट किया जाता है और जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको डिटैच किया जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट से। ठीक है, तो इसमें जब इसमें जो फिंगर को इंसर्ट किया जाता है तो सर्विक्स डायलेट होता है, जो कि रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करता है। तो इसमें फिंगर्स का यूज करके एमनोटिक जो मेम्ब्रेन रहता है उसको डिटैच कर दिया जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट से। ठीक है, देन क्या है, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन के कारण क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। डिस्कम्फर्ट, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग फ्रॉम अनडायग्नोस्ड प्लेसेंटा प्रीविया एंड द लोअर लाइंग प्लेसेंटा एंड एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सब जो प्रॉब्लम है वो एराइज हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सर्जिकल मेथड्स में पहला पॉइंट, जिसमें हमने देखें कि स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। देन हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे जिसको बोलते हैं एमनियोटोमी। तो एमनियोटोमी को आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जो एमनियोटिक सेक रहता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर निकल जाता है। तो एमनियोटोमी के हम लोग टेक्निक्स देखते हैं। तो टेक्निक्स में सबसे पहला पॉइंट से द फीटल हार्ट रेट इज रिकॉर्डेड बिफोर द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर से पहले फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एमनियोटोमी के बाद ये फीटस को भी अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर कर लेना है। आफ्टर द प्रोसीजर भी करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है ए पेल्विक एग्जामिनेशन इज परफॉर्म टू इवॉल्वेट द सर्विक्स एंड द स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। द प्रेजेंटिंग पार्ट शुड बी द वेल फिटेड टू द सर्विक्स। तो जो पेल्विक एग्जामिनेशन भी किया जाता है ताकि इवॉल्वेट कर सकें कि सर्विक्स का कंडीशन कैसा है, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है मतलब जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट का स्टेशन कैसा है, मतलब वो कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है, उसको देख सकें। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या फिटेड है कि नहीं सर्विक्स में, उसको भी चेक कर सकें। इसके लिए पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, then the membrane are identified and the coacher is inserted through the cervical OS by the sliding it and along with the hand and the finger and the membrane are ruptured। ठीक है, देन जो मेम्ब्रेन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। देन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है एमनियोटोमी में, जिसको बोलते हैं कोचर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसी कोचर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है थ्रू सर्विकल ओएस में। इसमें स्लाइडिंग उसको इंसर्ट किया जाता है फिंगर और हैंड की सहायता से, और फिर मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, द नेचर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद जब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसके नेचर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। उसके क्लियरनेस को देखना है, इसका ब्लडी है कि नहीं, थिकनेस देखना है, थिननेस देखना है, और अगर म्यूकोमियम प्रेजेंट है कि नहीं उसको भी इवॉल्वेट करना है। ठीक है, देन उसके बाद फिर से आफ्टर द प्रोसीजर फिर से फीटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड करना है। इसमें देखना है कि फीटस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये थे हमारे टेक्निक जिसमें हम लोग फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करते हैं और इवॉल्वेट करते हैं सर्विक्स के कंडीशन को, फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट्स को। देन जो कोचर इंस्ट्रूमेंट है उसको सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है, तो इसीलिए इसे एमनियोटोमी कहते हैं। ठीक है, देन हम इसके बाद देखेंगे कि एमनियोटोमी के क्या क्या रिस्क हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोलेप्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स भी हो सकता है एमनियोटोमी के कारण, जो कि 0.5% ही होते हैं।
देन सेकेंड है कोरियो एमनियोटिस। कोरियो एमनियोटिस मतलब जो कोरियोन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये रिस्क होता है विद द प्रोलॉन्ग इंडक्शन लेबर इंटरवल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर डिलीवरी हो रहा है, इंटरवल बहुत ज़्यादा है तो उसमें और ज़्यादा रिस्क जो है इंक्रीज हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट है पोस्टमार्टम हेमरेज। तो पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकते हैं एमनियोटॉमी कर रहे हैं तो, और ये जो रिस्क होता है वो डबल हो जाता है कंपेयर विद द वुमेन विद द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। मतलब जो वुमेन्स में अगर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो रहा है लेबर, उसमें पोस्टमार्टम जो हेमरेज होता है वो कम होता है रेदर देन द जो हम लोग एमनियोटॉमी कर रहे हैं। मतलब एमनियोटॉमी में बहुत ज़्यादा हेमरेज होने का चांस रहता है, डबल हो जाता है चांस। देन फोर्थ है रप्चर ऑफ द वासा प्रीविया। फिर तो वासा प्रीविया का भी रप्चर हो सकता है। देन फिफ्थ है नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया। तो इसमें फीटस को नियोनेटल को हाइपरबिलीरुबिनेमिया होने का भी चांस हो सकता है, क्योंकि आरबीसी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के कारण बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसके कारण हाइपरबिलीरुबिनेमिया भी हो सकता है। देन हम इसके बाद देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स। तो फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स में हम 3 ड्रग देखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसके अंदर आता है मीजोप्रोस्टोल, देन मीफेप्रिस्टोन, देन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इसके अंदर में ये है मीजोप्रोस्टोल, प्रोस्टाग्लैंडिन C2। ये मीजोप्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एनालॉग्स है, ठीक है। तो इसका एक्शन देखते हैं। तो मीजोप्रोस्टोल का एक्शन क्या होता है, तो ये सर्विकल रैपनिंग में हेल्प करता है। देन मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन, जो मायोमेट्रियम होता है उसको कॉन्ट्रेक्शन करने में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द लेबर। एंड द सेंसिटाइज द मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन, मतलब जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हम लोग कर रहे हैं उसको सेंसिटाइज कराता है मायोमेट्रियम के लिए, ताकि जो ऑक्सीटोसिन का वर्क अच्छे से हो पाए मायोमेट्रियम में, और जो मायोमेट्रियम है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। ये था एक्शन। देन हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस किस फॉर्म में करते हैं, तो वेजाइनल पेसरी के रूप में करते हैं और ओरल के रूप में भी कर सकते हैं। तो वेजाइनल पेसरी के रूप में 25 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्स, ठीक है। एवरी 4 आवर्स में 25 माइक्रोग्राम को देते हैं, ठीक है। इसका 6 to 8 डोज टोटल रहता है। देन इसके बाद देखेंगे इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस में पहला पॉइंट क्या है, डिक्रीज द नीड फॉर द ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन इंडक्शन जो नॉर्मली लेबर में दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन जो दिया जाता है उसको, इसकी नीड को भी ये डिक्रीज कर देता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है नॉट अप्रूव्ड फॉर द लेबर इंडक्शन और एबॉर्शन, मतलब ये इतना ज़्यादा अप्रूव्ड नहीं है लेबर इंडक्शन और एबॉर्शन के लिए। ये था इफेक्टिवनेस मीजोप्रोस्टोल का। देन देखेंगे साइड इफेक्ट क्या है मीजोप्रोस्टोल का। तो यूट्राइन टैकीसिस्टोल। टैकीसिस्टोल मतलब क्या होता है, जब मीजोप्रोस्टोल देते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है यूट्रस का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यूट्राइन टैकीसिस्टोल। देन है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूकोमियम स्टेन एमनोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसके अगर मीजोप्रोस्टोल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, तो इसके ज़्यादा एमनोटिक स्टेन मतलब जो एमनोटिक फ्लूइड में म्यूकोमियम बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे साइड इफ़ेक्ट, ये थे ओवरऑल क्या था प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, डोज एंड इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट। देन हम इसके बाद देखेंगे मीफेप्रिस्टिन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसमें पहला है कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर इन एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो मीफेप्रिस्टोन है वो एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट में काम करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ मायोमेट्रियम जो होता है उसको ठीक बना के रखता है। तो ये क्या करता है, एंटागोनिस्ट है जो मीफेप्रिस्टोन है, ये एंटागोनिस्ट है, प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। देन सेकेंड है ब्लॉक बोथ द प्रोजेस्ट्रॉन एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहते हैं एंडोमेट्रियम में, प्रोजेस्ट्रॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर, उसको भी ब्लॉक कर देता है मीफेप्रिस्टोन, ठीक है। देन थर्ड है ल्यूटियोलाइटिक प्रॉपर्ली। ल्यूटियोलाइटिक मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है और नॉर्मली प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्ट्रॉन को हार्मोन्स को रिलीज करता है, एसएजी हार्मोन्स को रिलीज करता है, लेकिन क्या करता है ये जो मीफेप्रिस्टोन रहता है ये ल्यूटियोलाइटिक एक्शन करता है, मतलब इसके फंक्शन को ही लॉस कर देता है, जो कि इंडक्शन ऑफ लेबर में हेल्प करता है, ठीक है। देन फोर्थ है सर्विकल रैपनिंग एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। देन सर्विकल रैपनिंग में भी हेल्प करता है, इंडक्शन ऑफ लेबर में भी हेल्प करता है। देन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। तो देखते हैं इसमें द सिंगल ओरल डोज देना है, डोज कितना है 600 mg ऑफ मीफेप्रिस्टोन, 600 mg देना है मीफेप्रिस्टोन को। साथ में 48 आवर्स के बाद क्या देना है, गेमेप्रोस्ट,
गेमिप्रोस्ट क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एनालॉग है जो कि 1 mg वेजाइनली पेसरी के रूप में देते हैं। ये 48 घंटे के बाद देना है गेमिप्रोस्ट को, ठीक है। देन क्या है, 200 mg वेजाइनली डेली फॉर द 2 days। देन इसको हम मीफेप्रिस्टोन को 200 mg वेजाइनली भी दे सकते हैं। कितने दिन के लिए रहता है, ये 2 दिन के लिए रहता है, ठीक है। देन देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, यूट्राइन ब्लीडिंग एंड टेराटोजेनिसिटी भी होता है। ये था हमारा मीफेप्रिस्टोन का एक्शन, डोज, साइड इफ़ेक्ट। देन हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं, यूटेरोटोनिक बोलते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले इसमें है रिसेप्टर मेडिएटेड मेडिएशन, ठीक है। तो इसमें है बाइंड टू द स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ऑन द मायोमेट्रियम। तो सबसे पहले जो ऑक्सीटोसिन हम लोग देंगे वो क्या करेगा, मायोमेट्रियम में एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। इस प्रोटीन से जाकर वो ऑक्सीटोसिन जो है बाइंड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय द एंडोमेट्रियम, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एंडोमेट्रियम के द्वारा। फिर आप लोग जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो प्री प्रेग्नेंट यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहता है, ठीक है। तो इसके बाद है वोल्टेज मेडिएटेड कैल्शियम चैनल। तो ये जो कैल्शियम चैनल है उसको भी मेडिएट कराता है। देन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोडक्शन। देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी प्रोडक्शन यही करवाता है, कौन है, ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ये लेबर के समय हेल्प करता है ताकि अच्छे से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और लेबर स्टार्ट हो जाए। देन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू करते हैं। देन इसका इफेक्टिवनेस देखेंगे। तो पहला है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है तो वो रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, ठीक है। देन सेकेंड है इन अर्ली प्रेगनेंसी हायर डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट यूट्रस। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हायर डोज ऑक्सीटोसिन का दे तो वो स्टिमुलेट करेगा यूट्रस को। देन है थर्ड ट्राइमेस्टर रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीजेस। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में है और उस समय ऑक्सीटोसिन दे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा यूट्रस, ठीक है। देन फोर्थ है मोर इफेक्टिव देन व्हेन द सर्विक्स इज राइप। अगर सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, मतलब डायलेट हो गया है, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये था इफेक्टिवनेस। देन हम देखेंगे साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में है पहला यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। तो अगर ऑक्सीटोसिन का डोज अगर बहुत ज़्यादा दे दें तो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकता है। देन है फीटल हाइपोक्सिया। देन हाइपर स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा, फीटस को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जिसके कारण फीटल हाइपोक्सिया होता है। देन उसके कारण फीटल डेथ भी हो सकता है। देन वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन में जैसे देखेंगे कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउसीनेस एंड कॉन्वल्सन, ये सब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फील हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा ऑक्सीटोसिन। तो आज हम लोग देखे फार्माकोलॉजी में, जिसमें देखे हम लोग मीजोप्रोस्टोल एंड मीफेप्रिस्टोन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये था हमारा ख़त्म हुआ आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखे पूरे मेथड्स देखे, मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।